नमस्कार, टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कौन सा मंत्रालय, विभाग, निकाय कर रहा है? विकल्प ए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी वित्त मंत्रालय या फिर विकल्प डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसका विश्लेषण देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडियन इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता एवं नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 2016 में इस दिन स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ हुआ था। आपको बता दें कि 108 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आइए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? विकल्प ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी अरविंदो घोष, विकल्प डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी स्वामी विवेकानंद। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारावाड़ में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे, जो आज भी देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित सोलेदार नामक स्थान किस देश में स्थित है? ए फिलीपींस, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी यूक्रेन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यूक्रेन। हाल ही में रूस के वैगनर समूह ने पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार शहर पर नियंत्रण का दावा किया, इसलिए विकल्प डी सही है। सोलेदार दोनेत्स्क क्षेत्र में एक छोटा सा नमक खनन शहर है। इस शहर में रॉक सॉल्ट और जिप्सम की बड़ी बड़ी खदानें मौजूद हैं। इस पर रूस का कब्जा रूसी सैनिकों को पास के रणनीतिक शहर बखमत को घेरने में मदद कर सकता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। फुलानी जाति समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए अफ्रीका, बी मध्य एशिया, सी यूरोप या फिर डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अफ्रीका। बुर्किना फासो के फुलानी लोगों को सैन्य और स्थानीय रक्षा मिलिशिया द्वारा तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। फुलानी समूह के लोगों को पेल या फुलवे भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मुस्लिम लोग हैं जो अफ्रीका के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इनमें से ज्यादातर लोग पश्चिम अफ्रीका में 4 झील से लेकर अटलांटिक तक निवास करते हैं। ये मुख्य रूप से नाइजीरिया, माली, गिनी, सेनेगल और नाइजर में केंद्रित हैं, लेकिन ये कई अन्य देशों में भी पाए जा सकते हैं। ये फुलानी भाषा बोलते हैं, जिसे नाइजर कांगो भाषा परिवार की अटलांटिक शाखा के भीतर वर्गीकृत किया गया है। इसमें अधिकांश पुरुष बहुविवाहित होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच हो रहा है? विकल्प ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी जापान या फिर डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी जापान। भारत और जापान के बीच प्रथम हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हो रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। भारतीय वायुसेना IAF और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF 12 से 26 जनवरी 2023 तक जापान के हयाकुरी एयरबेस में पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट विदेशी भूमि में हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा हैं। इस संयुक्त वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना 4 Su-30 MKI
2 C-17 और 1 IL-30 और 1 IL-78 विमान शामिल है। इस अभ्यास का निर्णय 8 सितंबर 2022 को टोक्यो, जापान में आयोजित दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में उमोइनु इरत्पा त्योहार मनाया जाता है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी असम, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में मेंडती समुदाय द्वारा उमोइनु इरत्पा उत्सव मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। उमोइनु इरत्पा उत्सव देवी उमोइनु अहंगोवी को समर्पित है। मेइती पौराणिक कथाओं में ये देवी गृहस्थी, रसोई, धन, शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। यह त्योहार मेइती चंद्र महीने वाचिंग के 12वें दिन मनाया जाता है। इसका मतलब है कि त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच या फिर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2023 जारी की, इसलिए विकल्प ए सही है। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने विश्वास की पुष्टि की। विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करती है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट और पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक वैधानिक निकाय है। 2 इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या फिर विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए मसौदा नियम जारी किया। अब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों के लिए शुल्क संरचना और प्रवेश मानदंड तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आपको बता दें कि भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास 1944 में सारजेट रिपोर्ट के साथ हुआ। इसने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में काम की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में समिति को तत्कालीन सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने संचालन का विकेंद्रीकरण किया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में बाघों की गणना कौन करता है? ए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, बी वन अनुसंधान संस्थान, सी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर डी भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसका विश्लेषण देखते हैं। हर 4 साल में होने वाली वाघ जनगणना की रिपोर्ट इस साल जारी होगी। नवीनतम अखिल भारतीय वाघ अनुमान वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राज्य के वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से बाघों की गणना करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। पहली बाघ जनगणना 2006 में और उसके बाद 2010, 2014 और 2018 में की गई थी। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की आबादी 2967 आंकी गई थी।
2018 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 बाघ हैं, तो वही कर्नाटक में 524 बाघ हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। 2. ये 4 स्तंभों पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या फिर विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे कोच उत्पादन की सराहना की। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है। ये 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है, इसलिए कथन 2 सही है। ये पहल न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने के लिए दुनिया भर में संभावित निवेशकों और भागीदारों के लिए एक खुला निमंत्रण है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि और राज्य। 1. तामपारा झील ओडिशा। 2. यशवंत सागर मध्य प्रदेश। 3. दीपोर बील सिक्किम। उपरोक्त में से कौन सी युग्म सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या फिर विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। हाल ही में असम के एकमात्र रामसर स्थल दीपोर बील में पंछी सर्वेक्षण किया गया, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तामपारा झील और यशवंत सागर क्रमशः ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित आर्द्रभूमि हैं, इसलिए युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत किसी भी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इस कन्वेंशन पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में रामसर स्थलों की सूची में भारत की 75 आर्द्रभूमि शामिल हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं, जो कि 14 हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में शीर्ष पर है? विकल्प ए दक्षिण कोरिया, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर विकल्प सी जापान, या फिर डी जर्मनी। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।